हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी विन 30 डेज के लेक्चर नंबर 42 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लेक्चर इतने छोटे होते हैं कि अगर आप एक एक दिन में दो दो तीन तीन लेक्चर्स भी उठाते हैं और उसे लक्ष्मीकांत से फॉलो करते हैं तो 30 डेज में आराम से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर 42 है, जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एक बहुत रेपुटेटेड पोस्ट मानी जाती है। ये समझ लीजिए कि स्टेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल से इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि भाई ये स्टेट के डिस्प्यूट्स को लेके जाते हैं कहीं पर भी विद इन द स्टेट। जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें ये उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। सरकार के लिए कोई भी केस होगा, गवर्नर अगर इन्हें असाइन करेगा कि भाई ये ड्यूटी आपको करनी है तो इन्हें करनी पड़ेगी। कोई वकील महोदय किसके, सरकार के। और जब सरकार के वकील महोदय, ये जो अशोक सत्यमेव जयते लगा है, इसको जिताने काम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट साहब का है। एजी साहब इसके बीच में आएंगे कि भाई सरकारी तंत्र के साथ हमने काम किया है कि नहीं। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में 165वां आर्टिकल दिया है जो इनके ऑफिस को प्रोवाइड कराता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिस है स्टेट का। ये करस्पॉन्डेंस होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सरकार में गवर्नर जो होती है वो करती है। ही मस्ट बी द पर्सन हु क्वालिफाइड द अपॉइंटमेंट। क्या क्या होगा? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जुडिशियली ऑफिस इन्होंने 10 साल तक लिया हो, या एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 10 साल के लिए। टर्म ऑफिस एडवोकेट जनरल का फिक्स नहीं है। जैसे गवर्नर साहब हैं, इनका टर्म अस्थायी है। अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नर साहब का पद भी अस्थायी माना जाता है। गवर्नर साहब के पद की गरिमा ये है कि इसमें रेगुलरिटी नहीं है भाई, सीधे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। ये जब चाहते हैं तब हटा देते हैं। कोई रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है, वो गवर्नर हटा देती है, ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो इनकी भी पद की गरिमा है, परंतु पोस्ट नहीं। वैसे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, इनके अपॉइंटमेंट को तो फिक्स किया हुआ है, बट इनके टर्म को फिक्स नहीं किया कि कितने दिनों के रहेंगे। आज चाहे रहें और कल चाहे तो हटा दिए जाएं। तो सरकार चाहे तो इन्हें हटा सकती है। सरकारी तंत्र से ही बनते हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी कोई न्यू गवर्नमेंट आती है तो इनको हटा देती है और अपना नया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट लेके आती है। तो कहीं ना कहीं लाभ पद है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोसीजर नहीं दिया इनके रिमूवल का। ये ऑफिस को गवर्नर के प्लेजर पे लेते हैं, मतलब जब चाहे गवर्नर साहब इनको हटा सकते हैं, जब मन करे तब इन्हें भगा सकते हैं। दिस मीन्स वो कभी भी चाहे तो गवर्नर के द्वारा हटाए जा सकते हैं। वो अपना ऑफिस खुद भी क्विट कर सकते हैं गवर्नर को देके। ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन एंड रिप्लेस्ड। जनरली जब मिनिस्ट्री जो होती है स्टेट की, लेजिस्लेटिव असेंबली जब जाती है तो इसके साथ ये भी रिजाइन कर देते हैं। और क्या होता है, जब भी कोई नया आता है तो वो फिर से एक बंदे को लाता है। इनके जो भी लाभ हैं, सैलरी है, सर्विसेज हैं, उनको गवर्नर ही डिटरमाइन करता है। ड्यूटीज एंड फंक्शंस, जाहिर सी बात है इनके फंक्शंस है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जिसमें गवर्नर इनको रिफर करते हैं। ठीक है, कि भाई जाओ इनको एडवाइस दे के आओ। टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर, जो गवर्नर इन्हें असाइन करते हैं स्टेट की ड्यूटी करो। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, कोई भी नियम या संविधान अगर इन्हें कहता है भाई लॉ के द्वारा कोई भी चीज इनको दी जाए या संविधान में ऑलरेडी दी गई हो, मतलब पार्लियामेंट कोई नया लॉ बना दे या संविधान ने पहले से कुछ दिया, उससे रिलेटेड सारे कर्तव्य और दायित्वों को ही निभाते हैं। In the perform of his duties, Advocate General is entitled to appear before any court within the state. ये कहीं पर भी जा सकते हैं। स्टेट डिस्प्यूट है, ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट है, स्टेट के अंदर डिस्प्यूट है, विद इन द स्टेट डिस्प्यूट है, टू स्टेट का डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट तक ये ही जाएंगे। He has right to speak and to take part in the proceeding of the both houses. State legislature and assembly दोनों में ये पार्ट ले सकते हैं, बट ये वहां पर बोल सकते हैं, राइट नहीं है वोट करने का। ये पार्ट ले सकते हैं, मेंबर नहीं है, तो इसलिए इनको आप वोट नहीं करने का राइट देते। He enjoy all the privileges and the immunities that are available to the member of the state legislature. State legislative assembly के मेंबर जो मिनिस्टर्स पोस्ट होती है, राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें इंडॉट दिया जाता है, तो इनकी शक्ति और पावर इसके बराबर मानी जाती है। Following the limitation that are placed on AG in order to avoid the complication and the conflict of the duty, इसके लिए क्या किया गया है? He should not advise or hold the brief against the government of state. स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट से कुछ भी नहीं बोलोगे। जैसे गवर्नमेंट के सर्वेंट के साथ कोई भी काम नहीं करोगे और डिबार्ड होंगे प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से। भाई एजी को आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं दे सकते, ठीक है। और कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की नहीं है इनकी, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है उनके एक एलिट पोस्ट है। यहाँ पे एडवोकेट जनरल खत्म होता है। अगला हमारा नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया है। ये क्यों बनाए गए, इसको अगर आप ध्यान से देखें, देखिए स्टेट हमारा है, यहाँ पर कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं।
हम कभी कोई जाति कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसके लिए हमें एक आयोग की जरूरत थी, तो हमने एक आयोग बनाया, वो आज हमारे लिए काम करता है। इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, है ना, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, इन सब के बारे में, फ्रीडम, इन सब के बारे में ये बात करते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो हमारा बना हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और ये क्वासी जुडिशियल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है। तो आइए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। यह संवैधानिक है, संविधान के अंदर नहीं है इसलिए, पर कानूनों द्वारा इसे बनाया गया है। 1993 में लेजिस्लेशन पार्लियामेंट लाई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसके तहत ये आया था। कमीशन ये है वॉचडॉग, हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट का जो वायलेशन होता है। लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, इन सब की गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको ये फॉलो कराते हैं और इस पे वो ध्यान देते हैं। और कोर्ट में कुछ भी होगा, इनका नियम होगा, कुछ भी बोलते हैं, तो इंटरनेशनली कहीं पे भी हमारी कंट्री के हर एक कोर्ट में इनकी बात मानी जाती है। टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट इश्यूज कुड बी एड्रेस इन देयर कंट्री, है ना, इज द मेन फोकस मैनर। मतलब भाई कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो गए देखेंगे। टू लुक इनटू एलिगेशन ऑफ एक्सक्यूज इंडिपेंडेंटली, गवर्नमेंट जो है उनके जो काम है उनको अंडरलाइन करते हैं ताकि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन हो सके और उसको ये देख पाए। To complement and strengthen the efforts that have already been made in his direction, ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ करते हैं जो भी ऑलरेडी इस डायरेक्शन में उन्होंने एफर्ट्स लगा दिए उसको और आगे बढ़ाएं, उसको कमजोर ना करें। कंपोजिशन, भाई मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं। इसका चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होना चाहिए या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड होना चाहिए। इसके बाद मेंबर विल बी द सर्विंग जज और द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एंड 3 पर्सन, जिसमें से कुछ वुमेन, एक वुमेन होगी और इनको नॉलेज होगी ह्यूमन राइट की। इन एडिशन टू द फुल टाइम मेंबर ऑफ द कमीशन 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। कमीशन माइनॉरिटीज के लिए भी काम करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन तीनों के लिए भी काम करता है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है वो एसटी एससी का भी काम देखता है, वुमेन्स के लिए भी काम करता है, इसीलिए यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उसमें एक वुमेन का होना जरूरी है। ये एक पॉजिटिव चीज इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। देखिए दोनों आयोग बहुत कम पूछे जाते हैं पर जरूरी है, आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आज इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।